हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज स्टेटेड बाय गोल्डबर्ग एंड वेग इन 1869। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में हम ये राइट करते हैं कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। और यहाँ एक्टिव मैस मीन्स मोलर कंसंट्रेशन, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। लॉ ऑफ मास एक्शन में बेसिकली हम दो केस स्टडी करेंगे, टू केसेस स्टडी करते हैं। कौन कौन सा केस है कि एक ऐसा केस है जिसके अंदर हमें कोई इक्वेशन मिलती है, और वो इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट सब्सटेंसेस इक्वल होती हैं। हमें बैलेंस करने के लिए किसी कोफिशिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप बोर्ड पे स्टडी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी एक जनरल रिएक्शन है, जिसके एग्जाम्पल में मैंने एक एसिड और बेस लिखा है। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर HCl, Na और ऑक्सीजन ये सारे बैलेंस हैं। जितने रिएक्टेंट्स में एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में हैं। ऐसी इक्वेशन में हमें किसी कोफिशिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे केस के अंदर इसका एक्सप्रेशन कुछ यूँ होगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल AB क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, CD क्या है, प्रोडक्ट है। अच्छा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब ये हुआ कि AB एक केस के अंदर रिएक्टेंट होंगे तो दूसरे केस में प्रोडक्ट बनेगी। जैसा कि एग्जांपल आप एक जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस के अंदर। जब आप वाटर को फ्रीज करते हैं आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस को अगेन आप वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा ही केस यहाँ स्टडी कर रहे हैं हम। तो RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपनी रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के हुआ, उनकी प्रोडक्ट लिया है। ऊपर रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि वहाँ सम अप है, A प्लस B है, और यहाँ हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी हम ये साइन ख़त्म करते हैं, इसकी जगह पे इक्वल लगाते हैं, तो कोई कांस्टेंट साथ लगा देते हैं। तो अब चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड के लिए KF कांस्टेंट लगाएंगे। सिमिलर फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए उसकी रिएक्टेंट सब्सटेंसेस C और D है। चूँकि पहले केस के अंदर पहले में ये प्रोडक्ट हमारी थी C और D, तब रिएक्टेंट थे A और B। तो A और B जब C और D में कन्वर्ट हुए, इसे हमने कहा फॉरवर्ड रिएक्शन। और C और D अगेन वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गए। C और D जो प्रोडक्ट थी वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुई A और B में, जैसे कि आइस की एग्जांपल हम ले चुके हैं। तो इसे जब C और D कन्वर्ट हो रही हैं तो इसे हम कह रहे हैं रिवर्स रिएक्शन, जिसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C और D की होता है। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे, KC कांस्टेंट लगा देंगे। और नेक्स्ट अब हमने पढ़ा है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स का आपस में इक्वल होता है, तो वही कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। तो इसमें ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कि RF की वैल्यू है KF इंटू A इंटू B, और KC इसके इक्वल आ जाएगा KC इंटू C एंड D, जो कि RR की वैल्यू है। अब हम ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह लिखेंगे कि कांस्टेंट अलग कर लेते हैं और बाकी अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, KF है और KR है। तो KF इधर ही रहने दिया लेफ्ट साइड पे, और KR को इधर आके डिवाइड कर दिया, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उधर बाकी बचा था हमारे पास C एंड D, और ये A और B उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। KF ओवर KR, चूँकि दोनों कांस्टेंट हैं, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट होगी। तो इसके लिए हमने एक नेक्स्ट कांस्टेंट लगा दिया KC, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो KC को हम यूँ डिफाइन भी कर सकते हैं कि ऊपर हमारे पास आ रहे CD जो कि प्रोडक्ट थी, नीचे आ रहे हैं AB जो कि रिएक्टेंट थे, और इनकी मोलर कंसंट्रेशन ली हुई है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।